Good morning all of you. Today we will continue our 10th chapter class 12 subject biology. Photosynthesis जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके बारे में अपने कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में अपना देख लें। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें फोटो सिस्टम के बारे में बताया था। फोटो सिस्टम के बारे में याद होगा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो का ढंग से देखी है। तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, जैसे रिएक्शन सेंटर, फोटोन एक्सेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में जो फोटोन एक्सेप्ट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, वो प्रोसेस में आगे हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें अपनों ने फोटो सिस्टम 2 के अंदर पढ़ ली थी, ठीक है। उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फोटो सिस्टम 1 के बारे में, रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट, ये सब चीजें अपनों ने क्लियर की थी, ठीक है। उसके अंदर क्या था, मैकेनिज्म के बारे में अपनों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि जो ये फोटो सिस्टम के पहले तो अपनों ने कैरेक्टर्स पढ़े कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन से इसके अंदर जो है पिगमेंट्स पार्ट लेते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में। फिर अपनों ने इस प्रोसेस के अंदर जो फोटो सिस्टम 2 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपनों ने मैकेनिज्म देखा कि जितनी भी प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं वो फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो नॉन साइक्लिक टाइप के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और फोटो सिस्टम 1 इज पार्टिसिपेट इन साइक्लिक टाइप ऑफ प्रोसेस, है ना। तो वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है, ये मैंने आपको ये भी बताया था मैकेनिज्म के दौरान कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आज जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोटो फॉस्फोराइलेशन। हेडिंग डाल लो सब, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, ये बहुत बार टर्म यूज हो चुकी है अपने। इसके अंदर अपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने वाली ये है कि इसके अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर गिरती है, लाइट एनर्जी गिरती है ना, तभी तो वो पिगमेंट सिस्टम जो होता है या जो आगे प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कंप्लीट हो पाती है। तो लाइट एनर्जी जब इसके ऊपर आकर गिरती है तो ये क्या करता है, एडीपी के, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ये क्या करती है, एडीपी से एटीपी को कन्वर्ट करती है, क्या करके, लाइट एनर्जी को यूज करके। तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है, क्या करती है, पूरी की पूरी रिएक्शंस के अंदर उनको कंप्लीट करवाने में हेल्प करती है। सो इसके बारे में दोबारा सुन लो। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस होना फ्रॉम एडीपी के मॉलिक्यूल से, एडीपी के मॉलिक्यूल से एटीपी का सिंथेसिस होना, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1954 के अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है। 1954 में इसकी स्टडी हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद में ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, यानी कि एडीपी के मॉलिक्यूल्स का एटीपी में कन्वर्ट होना, ये 2 टाइप की प्रोसेस कंटेन करता है, या बोल दो इट कंटेन्स 2 स्टेप, विच इज फर्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस एंड सेकंड वन इज नॉन साइक्लिक। अब इसमें जो साइक्लिक है वो तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब जो नॉन साइक्लिक है उसके अंदर क्या है ना, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों जो है वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है और फोटो सिस्टम 2 भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले जो अपने हेडिंग है वो डाल दो, विच इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक के अंदर पॉइंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं अपने। साइक्लिक का मतलब ही मैंने आपको बताया था, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन जब चल रही होती है उस टाइम पे देखो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही था, साइक्लिक के जो मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स जो वहां से निकले हैं, दोबारा अगर उसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आकर उससे मिले, वो तो प्रोसेस होती है साइक्लिक, यानी जहां से शुरू हुए अपने वहीं पे आकर खत्म हो। बट नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग पॉइंट से निकले हैं वो वहां पे आकर एंड ना हो, यानी कि कहीं और शिफ्ट हो जाए, वो कहलाती है नॉन साइक्लिक। तो बेसिक से अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब तो ये होता है। अब अपने इसको टर्मिनोलॉजी वाइज क्लियर करते हैं। सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमेशा फोटो सिस्टम 1 पार्ट लेता है। कौन? फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 आपको पता है कि इसके अंदर रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, P700। अब जिनको ये नहीं पता रिएक्शन सेंटर क्या होता है, तो वो पहले वाली वीडियोस क्लियर करो, तब आपको ये चीजें समझ आएगी, ठीक है। तो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है उसके अंदर P700 जो होता है रिएक्शन
सेंटर होता है जो कि सारी की सारी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, या फिर रिएक्शन उसी के ऊपर कंप्लीट होती है। अब फोटो सिस्टम 1 है, वो क्या करता है आगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं उनके ऊपर जाके एनर्जी जो है स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होती रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, FeS, ठीक है, FD। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, FeS हो गया, FD हो गया, ठीक है, ये सब है। इसके बाद में साइटोक्रोम B6, FD, फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरोडीन हो गया, इसको फेरोडीन बोला जाता है। फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये सब क्या है, सारे के सारे पिगमेंट्स हैं जिनके ऊपर एक से बाद में एक जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन और लास्ट में दोबारा P700, CF, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन के बाद में ये दोबारा P700 पे चली जाती है, यानी कि स्टार्ट भी कहाँ से हुई थी, रिएक्शन सेंटर P700 से, और प्रोसेस जो है वो लास्ट में कहीं कहाँ पे हुई आके खत्म भी P700 पे। तो आप लोगों को डायरेक्ट पता चल गया होगा कि 700 से चालू हुआ और 700 पे खत्म हो गया, मतलब ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में आती है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके अंदर प्लास्टोसाइनिन के बाद में P700 पे प्रोसेस खत्म होती है, इस वजह से अपने इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ADP से ATP में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस जो होती है, ओवरऑल जो ADP से ATP के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना है, वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। मतलब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में ADP के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP में। समझ आ गया। अगर पेपर में आपसे कोई क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ ले कि ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन सी साइट पे सिंथेसिस होते हैं, तो आप लोग साफ साफ बता सकते हो कि इट इज सिंथेसाइज्ड एट द प्लेस ऑफ साइटोक्रोम B6 एंड बिटवीन साइटोक्रोम F। तो ये जो साइट होती है क्या करती है, ADP के मॉलिक्यूल्स को ATP में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब ATP के जो मॉलिक्यूल बने हैं इस रिएक्शन के अंदर वो क्या करते हैं, दोबारा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने स्टार्ट होते हैं वो एट लास्ट कहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे P700 पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट कहाँ पे आ गए वो P700 पे। इसलिए दोबारा मैं बता दूं आपको कि ये जहाँ से प्रोसेस चालू हुई थी वहीं पे खत्म होगी, इस वजह से इस रिएक्शन को अपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ये तो था मैकेनिज्म इसका, अब मैं इसको आपको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ कि प्रोसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स टर्न होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये अपना फोटो सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है P700 जो है ये अपनी साइड है, फोटो सिस्टम 1 बोला गया इसको। यहाँ से किसमें आगे ट्रांसफर होते हैं FeS की तरफ। कहाँ पे, FeS पता है ना, फेरोसाइनाइड के बारे में अपने अभी देखा। FeS पे ट्रांसफर हो जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन FeS पे गए, उसके बाद में कहाँ जाएंगे, FD पर। FD की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, क्या बोला जाता है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे FeS से दोबारा FD पे चले गए। इसके बाद में देखो FD के बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 के बाद में साइटोक्रोम F। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F है, यही साइट है किसकी, ADP से ATP बनाने की। तो ADP से मॉलिक्यूल किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ATP में। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो आगे पास आउट करता जा रहा है कंटिन्यूसली, और लास्ट में प्लास्टोसाइनिन पे आ गया। साइटोक्रोम F ने किस पे डाल दिए, प्लास्टोसाइनिन पे, जिसको अपनों ने शॉर्ट में क्या कहा है, PC, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दोबारा फोटो सिस्टम 1 पे ट्रांसफर कर दिए। समझ आ गया। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जो ये कहलाती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपनों ने लिए वो FeS को दिए, FeS ने FD को, फिर
साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। उसके बाद में ये प्लास्टोसाइनिन पे और एट लास्ट अगेन P700 पे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसको अपने इस वजह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रोसेस कि ये कंप्लीट कैसे होता है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखो स्टार्टिंग से, या जहाँ से भी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना। अब अपने साइक्लिक से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे चलते हैं। नॉन साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे कि अपने को पता है नॉन साइक्लिक का मतलब है क्या है कि जो जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है वहां पे खत्म ना हो। यानी कि सबसे पहली बात तो ये फोटो सिस्टम जो 1 है और फोटो सिस्टम 2 है, इन दोनों की हेल्प से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इट इंक्लूड्स फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ। आगे देखो इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन सेंटर कौन सा चलता है फोटो सिस्टम 2 के अंदर, P680। कौन सा चलता है रिएक्शन सेंटर, P680, जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फोटॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। पर आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, फोटो सिस्टम 1 जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर यूज हुआ था, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, P700 से इलेक्ट्रॉन निकलकर एट लास्ट P700 पे ही आ गए थे। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 680 पे दोबारा नहीं आते, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। आगे देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 680 से निकलकर कहाँ पे जाते हैं, पीओ5 पे। 680 जो है PS2 यहाँ से निकले कहाँ गए, पीओ5 पे। इसको शॉर्ट में पीओ ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पीओ5 के बाद में गए प्लास्टोक्विनोन पे, जिसको अपने PQ से लिखते हैं, PQ। प्लास्टोक्विनोन के बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। दोबारा साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। अब यहाँ पे ये आपको पता है साइट है किस चीज की, ATP के मॉलिक्यूल्स का ATP में सिंथेसिस होना, ये इसकी साइट है। इसके बाद में देखो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पे चले गए, प्लास्टोसाइनिन पे। साइटोक्रोम F के बाद में ये स्टेप जो है आपको ध्यान आ रहा होगा, अभी साइटोक्रोम जो अपनों ने साइक्लिक प्रोसेस की है उसके अंदर जो है PQ से लेकर ये यहाँ तक ये ऐसे कैसे स्टेप सेम एज इट इज साइक्लिक प्रोसेस में थे। अब PC के बाद में दोबारा फोटो सिस्टम 1 पे चला जाता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, फोटो सिस्टम 2 से, और एंड कहाँ पे हुआ है, फोटो सिस्टम 1 पे। यानी कि 2nd और 1st जो है ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि 680 से इसने मॉलिक्यूल लिए और डाले कहाँ पे, 700 पे। समझ आ गया? तो इसी वजह से अपने इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में मैं आपको इसके फ्लो चार्ट से समझाती हूँ कि इसके अंदर जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पहले अपना चार्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं उससे पहले नॉन साइक्लिक टाइप में। सामने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है। इसके अंदर नॉन साइक्लिक टाइप का जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके अंदर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर दूं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस जो अपने नॉन साइक्लिक पढ़ रहे थे, अब इस फ्लो चार्ट के द्वारा आपको सारी समझ आ जाएगी कि क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है PS2 जो है, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसने रिलीज कर दिए। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पे आए कैसे, वो चीज भी अपने को पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या था, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स का, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जब मैंने आपको बताया था प्रोसेस के अंदर टूटे, तो इसके अंदर क्या था, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे 2 हाइड्रोजन आयन एंड हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टूट गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। दोबारा सुन लो, H2O के मॉलिक्यूल्स जो थे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, साथ में हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाफ O2, और साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिलीज हुए, जो
आगे फियोफाइटिन यानी कि रिएक्शन के अंदर पार्ट लेने के लिए चले। तो यहाँ से फियोफाइटिन पे पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में प्लास्टोक्विनोन पे, एट लास्ट साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे फिर प्लास्टोसाइनिन पे गए। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि प्लास्टोसाइनिन पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे इसके बाद में ये फोटोसिस्टम 1 पे ट्रांसफर हो गए। यहाँ तक तो चला फोटोसिस्टम सेकंड का काम। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एट लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन अपने को मिले वो इन्होंने फोटोसिस्टम 1 पे ट्रांसफर कर दिए। अब फोटोसिस्टम 1 जो था इसने इलेक्ट्रॉन FeS को दिए, FeS ने किसको दिए? फेरिडॉक्सिन को। अब फेरिडॉक्सिन जो थे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या काम किया? NADP को रिड्यूस करने का काम किया। NADP को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? NADPH2। अब ये जो रिएक्शंस है जैसे कि यहाँ से हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, NADPH का NADPH2 में कन्वर्ट होना, ये सब चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ रिएक्शंस में। कौन सी रिएक्शंस में? जब अपनों ने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखा था और फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 देखा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर ये चीजें क्लियर थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F ये क्या बन गए? ATP से, जो ADP से ATP के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की साइट दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल ATP के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे बन गए और NADPH है जो NADPH2 में रिड्यूस भी हो गया। तो ये प्रोसेस के अंदर आपको साफ दिख रहा है कि जो रिएक्शन सेंटर 680 से चालू हुई थी रिएक्शन, वो खत्म कहाँ पे हुई है? 700 पे, यानी कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम सेकंड जो यहाँ पे लिंक्ड है। बट रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड पे ही दोबारा इलेक्ट्रॉन आकर नहीं रुकते, जबकि फोटोसिस्टम 1 यानी कि जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अपने देखा था तो वो क्या था? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा के दोबारा वहाँ पे आकर खत्म हो गए थे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे थे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके अंदर पता है आपको कि ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है, और क्या हुई है? ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब ये ओवरऑल जो पैटर्न है नॉन साइक्लिक का, इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। व्हाट इज द Z स्कीम? फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम 1 जब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, तभी एक Z टाइप का पैटर्न बनाते हैं। दिख रहा होगा आपको क्या बना रही है? Z टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपने फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम सेकंड का क्लियर हो गया। अब अपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में डिफरेंस करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग आप नेक्स्ट डाल लो। Z स्कीम का सबसे भले आप नोटबुक के ऊपर लिख लो व्हाट इज Z स्कीम, तो इससे आपको याद रहेगा कि अपनों ने फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट से रिलेटेड जो नॉन साइक्लिक पढ़ा है उसको Z स्कीम बोला जाता है। अब अपने डिफरेंसेस देखते हैं किससे रिलेटेड? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के। अब यहाँ पे लिख लो साइक्लिक एंड यहाँ पे लिख लो नॉन साइक्लिक। सबसे पहले तो ये आप लोग अपने आप डिफरेंस करना स्टार्ट करो यहाँ से। सबसे पहले ये कि इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक के अंदर आपको पता है, अभी अपनों ने देखा है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम सेकंड बोथ आर इंक्लूडेड। सेकंड पॉइंट देखो इसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। साइक्लिक के अंदर कहीं पे देखा है आपने कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटे हो? नहीं टूटे ना, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर्स। समझ आ गया? बट नॉन साइक्लिक के अंदर अभी जस्ट अपनों ने देखा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज अकर्स, यानी कि फोटोलाइसिस होता है। थर्ड पॉइंट देखो इसके अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर ऑक्सीजन इसके अंदर निकली थी क्या? साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन निकली थी, किसी को याद है? मैंने तो नहीं बताया। ऑक्सीजन जो थी वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नहीं निकली, यानी ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड और इन्वॉल्व्ड दोनों अलग अलग वर्ड्स है, मिक्स मत कर देना। इवॉल्व्ड का मतलब होता है निकलना, इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है उसमें एंटर करना। बट साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो थी वो इवॉल्व हुई थी, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। लास्ट अपने इसके अंदर एक और डिफरेंस है, वो क्या है? इसके अंदर NADPH2 का सिंथेसिस हुआ था। सिंथेसिस ऑफ NADPH2 occurs or not? सिंथेसिस ऑफ NADPH2 not occurs। इसके अंदर NADPH2 का सिंथेसिस हुआ था, अभी जस्ट अपनों ने देखा। तो ये सारे
सारे क्या है मेन डिफरेंसेस है जो आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ने में भी आसानी देंगे और आप लोगों को इनके रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स वगैरह है आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज अपनों अपना टॉपिक जो था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर वो पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना और पर्सनली मैसेज कर देना। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।